स्वागत है सफलता के सूत्र बोर्ड परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में। हमारे बीच उपस्थित विज्ञान शिक्षक श्री विदेश शिक्षक, गणित शिक्षक खान सर, हिंदी शिक्षिका श्रीमती मीरा मैम, सामाजिक विज्ञान शिक्षक श्री रत्नाकर सर, जो अपनी तकनीक कौशल का भी मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए अब चलते हैं बच्चों द्वारा किए कुछ महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। नमस्कार मैम, हिंदी विषय में अच्छी तैयारी एवं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को हिंदी का प्रश्न पत्र हल करते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? धन्यवाद बच्चों। हिंदी में जो हिंदी साहित्य होता है उसमें गद्य, पद्य, व्याकरण, काव्य सौंदर्य और संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्य और पद्य की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग उसमें कठिनाई न हो तो हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य का जो विकास होता है उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः वहीं से उत्तर आपको मिलते हैं। और उसके बाद आपको गद्यांश और पद्यांश आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए पहले था कि उसकी तैयारी स्वयं करनी होती थी। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश और पद्यांश दे दिए जाते हैं, उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उस गद्यांश से ही प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ी सरलता हो जाती है। उसमें भी आपको लेखक के नाम पूछे जाते हैं, शीर्षक या पाठ से संबंधित नाम पूछे जाते हैं। तो आपको आपके पाठ्यक्रम में जो भी हिंदी से संबंधित पाठ होते हैं उनके लेखकों, कवियों और पाठ का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए और समय समय पर आपको पढ़ते हुए अपने विषय अध्यापकों से भी उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। रही बात व्याकरण की, उसमें बच्चों को अधिक कठिनाई होती है और व्याकरण में आपको संधि, समास, कारक, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको बड़ी कठिनाई होती है। उसके लिए जैसे आप गणित पढ़ते हैं उसी आधार पर आपको व्याकरण भी समझना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए भी आपको अध्यापकों से सहायता लेनी चाहिए और उसको अभ्यास की आवश्यकता अधिक होती है। गद्य और पद्य तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं, लेकिन व्याकरण में जो होता है उसमें अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती है। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य आता है, उसमें आपको रस, छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रसों में भी यदि न समझ में आए तो उसको पद्यांश में 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए और उसके भावों को समझिए और जिस प्रकार के भाव होंगे आपको रस भी उसी प्रकार से उसमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर मधुरता हो, प्रेम से संबंधित बातें की गई हो तो वहां पर श्रृंगार रस हमेशा मान के रखिए, ठीक है। और अगर उसमें गुण भी पूछ ले, इसमें गुण क्या होगा, तो श्रृंगार जहां होती है वहां मधुरता होती है, तो जहां मधुरता होगी वहां गुण क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण। इससे अगर आपको नहीं समझ पा रहे, नहीं पाठ को पढ़े हैं, तो इसको इसी बिंदु से आप सुलझा सकते हैं, ठीक। और यदि कहीं भाव की शांति दिख रही हो तो उसमें शांत रस होगा, उसमें भी माधुर्य गुण का ही प्राचुर्य होगा। उसके बाद आपको संस्कृत से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें गद्यांश, पद्यांश करके पूछे जाएंगे और उसकी व्याख्या करनी होती है, उसको भी आपको पीछे से ही पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आते हैं तो उसको आप सीधे सीधे उसकी व्याख्या ही कर सकते हैं। इतना है। अगर इससे अधिक अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हम गणित विषय अध्यापक खान सर से पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, गणित को लेकर प्राय विद्यार्थियों के मन में भय रहता है, आपका इसके लिए क्या सुझाव है? अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षार्थियों को किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद बच्चों।
अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सर ने जैसे बताया, सारी बातों को सर ने बता ही दिया है, बहुत अच्छी बातों में बताया कि हर एक काम में निरंतरता बहुत जरूरी है, खास करके गणित विषय में। मैथमेटिक्स के बारे में बताया था कि मैथमेटिक्स ओनली बाई प्रैक्टिस, अगर घर पे आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कंफर्म है, श्योर है कि आप अच्छे नंबर को प्राप्त करेंगे। और धीरे धीरे जो है घरों पे आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि भाई साल भर की चीज़ जो है एक ही दिन में जब बजट हो रहे हैं आपके कि समय सारणी जब जो है प्रकाशित हो जा रही है तो उसी वक्त पढ़ना चालू करें, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको शुरू से ही जो है मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, खास करके उसके फार्मूले को। अगर आप फार्मूला बोर्ड परीक्षा से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के फार्मूले एक पेज पे होने चाहिए, और फार्मूले को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि फार्मूला अगर आपने सही लिखा है, नीचे गलत भी हो जा रहा है, तो फार्मूले को देखे एग्जामिनर आपको 4 में से 2 अंक, 1 अंक तो जरूर देगा। फार्मूले अगर आपको तैयार नहीं है तो आप नंबर पाने से वंचित हो जाएंगे। और वही कि निरंतरता इसमें बहुत ज़रूरी है, चैप्टर वाइज जो है तैयारी करते रहें आप लोग, और अपने विषय अध्यापक से, जैसे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स में तो रटने का विषय नहीं है, आप इसको रट करके अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। तो जहाँ भी कोई भी डाउट्स है उसको अपने विषय अध्यापक से, खास करके गणित के अध्यापक हमसे, उसके डाउट्स को क्लियर करें, अभी भी समय है, और संपर्क स्थापित करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद सर। अब हम सभी लोग जानेंगे सामाजिक विषय में अच्छे अंक लाने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है हाई स्कूल में, उसमें मुख्यतः आपको 4 विषयों का अध्ययन करना रहता है। 4 विषयों में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। पूरे पेपर को 100 नंबरों में बांट दिया गया है, जिसमें 30 नंबर आपको विद्यालय देता है, जो आपकी उपस्थिति, प्रोजेक्ट वर्क, आपके बिहेवियर के ऊपर। अच्छे नंबर लाने के लिए सामाजिक विज्ञान में सबसे जरूरी यह है, आप पूरे पाठ्यक्रम का सही से अध्ययन करें। उस पूरे पेपर में जो 70 नंबर का पेपर हो रहा है, उसमें 20 नंबर बहुविकल्पी आते हैं, जो पर चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न रहते हैं। 10 नंबर आते हैं राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से, और 10 नंबर आते हैं भूगोल और अर्थशास्त्र से। बहुविकल्पी प्रश्न 20 में जब तक आप 15 प्लस तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके अंक सामाजिक विज्ञान में अच्छे नहीं आएंगे। यह गणित नहीं है कि जैसे 2 गुणे 2 हो रहा है 4 हो रहा है, इसमें लेखन शैली सही होनी चाहिए। पुनः जो इसका अगला भाग है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, और उसके बाद इसका जो आखिरी यूनिट होता है मानचित्र का, जिसमें आपको मुख्यतः भूगोल और इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानचित्र 10 नंबर अध्ययन करने के लिए आपकी पूरी भौगोलिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति पता होनी चाहिए। जो हाई स्कूल का सिलेबस है सामाजिक विज्ञान मानचित्र में, तो इतिहास में मुख्यतः भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से, और खास करके कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसकी स्थापना से लेके और 1929 तक का जो अधिवेशन है, मुख्यतः अधिवेशन ही पूछ देता है। तो वह कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। जो भी आंदोलन है आपके राष्ट्रवाद में, जैसे महात्मा गांधी के आगमन से लेके और भारत छोड़ो आंदोलन तक, यह पूरे के पूरे सन आपको याद होना चाहिए, उससे संबंधित घटनाएं मानचित्र में होती हैं। तो सामाजिक विज्ञान में आपका क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न सही हो, उसके बाद जो 4 नंबर के प्रश्न है और 6 नंबर के उत्तरी, उससे आप अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले पोर्शन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पर साल या 1.5 साल वो रिपीट करते रहते हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो यह हमेशा जब आप उसको लिखें, जो भी टीचर दिखा दिया गया क्लास के सिलेबस, उसको प्रैक्टिस करते रहें। खास करके लिखने का प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्ट में, कि लिखना ज़्यादा रहता है। अगर आपको 1 पेज 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये पूरे प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। तो इस पूरा जो समाज विज्ञान का है, तो 4 शब्द को अध्ययन कीजिए, उस पूरे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रश्न आपको दिखाए गए उसको लिखने का प्रयास कीजिए। 2 पेज में 1.5 पेज का उत्तर हो रहा है और मानचित्र, तब जाके आपके अच्छा नंबर आएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अब हम चर्चा के लिए बढ़ते हैं विज्ञान शिक्षा की तरफ और इनसे जानेंगे कि विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। विज्ञान विषय और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की इस कार्यक्रम के माध्यम से गणित विषय के बारे में भी। तो गणित विज्ञान की भाषा है। गणित और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विज्ञान विषय अगर हम हाई स्कूल स्तर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंकित प्रश्न तो नहीं आते हैं, फिर भी जो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे विद्युत धारा वगैरह जो इसमें अंकित प्रश्न हैं, अब उनको हल करना है तो गणित का प्रयोग करना होगा। तो गणित में मुख्य रूप से जो आपको विज्ञान में गणित की कौन सी प्रॉब्लम्स परेशान करती हैं उनमें फोकस करना चाहिए, जैसे घातांकों का गुणा और भाग। कि जो भी फिजिक्स में आप लोग राशियां पढ़ते हैं 10 की पावर -36, कहीं 30, कहीं 11, अब उनको गुणा करना है, भाग करना है, कब घातें जोड़ी जाती हैं, कब घटाई जाती हैं, यहीं पे गलतियां होती हैं। तो इन पे विशेष ध्यान देंगे। दूसरी चीज, हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान 3 भागों में है एक ही किताब में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमें ये देखना है कि सवाल में कहाँ कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं। आवश्यक हो तो चित्र जरूर बनाएं। केमिस्ट्री में अगर कुछ पूछा जा रहा है, कोई परिभाषा भी पूछी जा रही है, लेकिन उसमें कोई समीकरण का प्रयोग होना है तो वो समीकरण दें, भले ही पूछा गया हो प्रश्न में अथवा न पूछा गया हो। कोई परिभाषा पूछी गई है तो उसको क्लियर करने के लिए आपको उदाहरण देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि परिभाषा पूछी है और प्रश्न में नहीं दिया उदाहरण दीजिए। उदाहरण देंगे तो परिभाषा ज़्यादा सर्टिफाई होती है, ज़्यादा क्लियर होती है। तो हर परिभाषा के साथ उदाहरण देना है। केमिस्ट्री में जहाँ आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण लिखेंगे। बायोलॉजी के लिए चित्रों का महत्व जानते ही हैं, जो भी चित्र बनाए स्वच्छ नामांकित बनाएंगे। लेकिन अब एक डाउट ये रहता है कि इन सब चीज़ों की हम तैयारी कैसे करेंगे। केमिस्ट्री कुछ लोगों को टफ लगती है ना, क्योंकि बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, कक्षा 7 से ही शुरुआत है रासायनिक तत्वों की, प्रतीकों की, रासायनिक यौगिकों के सूत्रों की, और वहीं से हम लोग पिछड़ते चले जाते हैं। केमिस्ट्री केमिकल का ही तो अध्ययन है ना, और केमिकल फार्मूले अगर आप लोगों को नहीं तैयार है तो फिर केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप रासायनिक सूत्र वगैरह तैयार करेंगे। अब ये रासायनिक समीकरण आप याद कैसे रखें, किसी भी, अब जैसे अपने विद्यालय में है, आप लोग विद्यालय में पढ़ने आते हैं, सबको अलग अलग कक्षाएं आवंटित की गई हैं कि ये कक्षा 9 में है, ये कक्षा 10 में है, कक्षा 11 में है, आवंटित की गई है। वो किस लिए? सबकी पढ़ाई का स्तर अलग अलग है ना, सबको अलग अलग तरह का कोर्स पढ़ना है। उसी तरह से आप लोग अगर अपने कोर्स को ही इस कैटेगराइज कर रहे हैं, बांट लें। अभी हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे थे। रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन वैज्ञानिकों के नाम पर है। पढ़ेंगे ना, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई और अन्य कई सारी अभिक्रियाएं हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर हैं, और वैज्ञानिकों के नाम पर जो रिएक्शंस हैं वो अगर आप एक बार लिख लें किसी पेज में, तो ये मान लीजिए ये इंटर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10 में तो मुश्किल से 45 रिएक्शंस हैं, तो 45 तैयार कर लेंगे तो उसी से 100% आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट वाले वैज्ञानिकों के नाम के रिएक्शंस हैं, उनको कैटेगराइज कर लें। एक दिन किसी बच्चे ने प्रार्थना सभा में बताया था कुछ मात्रकों के बारे में जो वैज्ञानिकों के नाम से ही रखे गए हैं। तो अगर आप किसी भी विषय को इस कैटेगरी में बांट लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के तैयार कर लें, तो सारे विषय सरल हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे कि आप बोर्ड परीक्षार्थियों की बेहतर तैयारी हेतु कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन आदि सुझाने की कृपा करें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल हम लोग इस युग में जीवन बिता रहे हैं, डिजिटल युग में। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत
अच्छी मदद करता है तैयारी में, स्किल्स को डेवलप करने में। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, इनका सुझाव हम देना चाहेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन देंगे, अच्छी तैयारी के लिए कारगर भी साबित होंगे। जैसे एक बहुत पहले आपको विद्यालय में ही बताया गया था स्विफ्ट चैट के बारे में। स्विफ्ट चैट एक एप्लीकेशन है, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के चैट बॉट उपलब्ध हैं। आप कोई क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ से आपको मिलता है। और ऐसा नहीं है कि एक आप पार्टिकुलर एक किसी क्वेश्चन की ही बात कर पाएँ उसमें, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो स्विफ्ट चैट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया। दूसरा प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कक्षा 1 से 12 तक की सामग्री उपलब्ध है। उसको आप ऑनलाइन मोड पे PDF मोड भी मिल जाएगा, PDF भी एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोज भी देख सकते हैं। तीसरा, आप लोग YouTube चैनल्स काफ़ी मिलते ही हैं और सरकार के द्वारा भी बहुत सारे चैनल, ई विद्या चैनल है, ज्ञान गंगा चैनल है। इन सभी में आपके जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे निःशुल्क उपलब्ध हैं, कहीं भी आपको पेड नहीं करना है। सारे निःशुल्क कोर्सेज हैं, इनके माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी खुद जिस बोर्ड से पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड है ना, तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट में भी आपके लिए प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। वहाँ से प्रश्न पत्र डाउनलोड करके आप लोग उनका प्रयास करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि ये जो 3.25 घंटे आपको पेपर में मिलते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं और उस 3 घंटे 15 मिनट को मैनेज कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेंगे आपको बाद में उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। धन्यवाद सर। आज की इस चर्चा में हमें हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकों से परीक्षा संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। हमें पूरा विश्वास है कि यदि विद्यार्थी इन सुझाव को अपनाएंगे तो उनकी परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन दोनों ही बेहतर होंगे। हम प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।